नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने सॉलिड स्टेट फिजिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 3। ओके, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम किन किन बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए इधर सबसे पहले डिस्कस करें किसके बारे में, पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, जैसे पिछले लेक्चर में हमने बोला था कि हम अगले वाले लेक्चर में किसकी बात करेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे किसकी, पैकिंग फ्रैक्शन के। उसके बाद हम जो डिफरेंट यूनिट सेल होते हैं जैसे सिंपल क्यूबिक, एफसीसी और बीसीसी के लिए जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है उसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और अंत में हम बात करेंगे किसकी, एक नया टर्म या फिर एक नई डेफिनेशन पढ़ेंगे, वो क्या होगी हमारे पास, कोऑर्डिनेशन नंबर। हम देखेंगे कि किसी अगर यूनिट सेल में जो हमारे पास एटम होता है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर से क्या मतलब होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, पैकिंग फ्रैक्शन की। हेडिंग डालिए पैकिंग फ्रैक्शन। देखो पिछला लेक्चर हमने क्या डिस्कस किया था, हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई यूनिट सेल है और यूनिट सेल जनरली हमको कैसा देखने को मिलता है, या फिर हम अपनी सुविधा के लिए यूनिट सेल को कैसा एज्यूम करते हैं, एक क्यूब की तरह एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ इस तरीके से पढ़ा था। हमने बोला था कि अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से क्यूब है, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। और हमने पढ़ा था यूनिट सेल क्या होती है, किसी भी एक स्पेस लैटिस की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। तो ये क्या है, एक टाइप की यूनिट सेल है। और यूनिट सेल में क्या होते हैं, एटम होते हैं, और या बोलते हैं हम पॉइंट होते हैं, या बोल सकते हैं क्या, मॉलिक्यूल होते हैं। अगर किसी भी यूनिट सेल में जो एटम है वो कहाँ है, कॉर्नर पे है, तो उस टाइप की यूनिट सेल को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक। तो ये कैसी यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। इसको हम सिंपली SC से दिखाते हैं, यानी कि सारे के सारे एटम कहाँ हैं, कॉर्नर पे है, यानी 8 कॉर्नर पे है। सिमिलरली एक और टाइप की यूनिट सेल पढ़ी थी हमने, कौन सी, फेस सेंटर यूनिट सेल। ठीक है, फेस सेंटर यूनिट सेल में क्या होता था, जो हमारे पास एटम है वो कॉर्नर में तो होते ही होते थे, साथ ही साथ इस क्यूब के जो हमारे पास क्या है, 6 फेस हैं, हर फेस के सेंटर में क्या होता था, एक एटम होता था। और उस टाइप की यूनिट सेल को हम क्या बोलते थे, फेस सेंटर यूनिट सेल। यानी एक एटम इधर, यानी 8 कोनों पर 8 एटम, कुछ इस तरीके से। यानी 8 कोने होते हैं ना किसी एक क्यूब के, तो हर कोने में क्या होगा, एक एटम होगा। साथ ही साथ जो यहाँ पर फेस हैं, 6 फेस हैं, तो 6 फेस के हर फेस में के सेंटर में क्या होगा, एक एटम होगा। जैसे ये जो पहला वाला फेस है ना, आगे वाला फेस है, इसका सेंटर ये हुआ तो एक एटम यहाँ पर। ये जो पीछे वाला फेस हुआ इसका सेंटर ये हुआ तो एक एटम यहाँ पर। सिमिलरली राइट हैंड वाला फेस ए यहाँ पर, लेफ्ट हैंड वाला फेस यहाँ पर, ऊपर वाला फेस यहाँ पर, और एक एटम यहाँ पर। तो ये क्या था हमारे पास, फेस सेंटर यूनिट सेल था। सिमिलरली जो थर्ड टाइप का हमारे पास यूनिट सेल था वो कौन सा था, बॉडी सेंटर यूनिट सेल था, और कुछ इस टाइप का दिख रहा था। ठीक है, बॉडी सेंटर यूनिट सेल में क्या होता है, जो हमारे पास एटम होते हैं वो 8 कॉर्नर में तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ कहाँ होते हैं, एक एटम कहाँ होता है, उसके सेंटर पे होता है, यानी बॉडी सेंटर पे होता है। देखो 8 एटम तो यहाँ होंगे इस तरीके से, ये क्या है, 8 कॉर्नर है, और हर कॉर्नर पे क्या होगा हमारे पास, एक एक एटम, और 7 8। ओके, और क्या होगा, जो ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, क्यूब है, इसके सेंटर में भी क्या होता है, एक एटम होता है। यानी कहाँ रख दिया, इसके सेंटर पे इस तरीके से क्या रख दिया मैंने, एक एटम रख दिया, जो क्या है इसे डायगोनली मैं इस तरीके से मिला सकता हूँ। अब आपको दिख रहा हो कहाँ है, इसके सेंटर में है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, BCC या फिर बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। इसे हम क्या बोलते हैं, FCC बोलते हैं। ये क्या थी, एक हमारी इमेजिनरी सिचुएशन थी। ठीक है, हमने अज्यूम किया कि एटम ऐसे ऐसे कोने में रखे हुए हैं, लेकिन एक्चुअल लाइफ में क्या होता है, ये जो एटम होते हैं एक दूसरे से इतने दूर नहीं होते हैं, ये बहुत ही क्लोजली पैक होते हैं, यानी एक दूसरे से चिपके रहते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी बात करूं, इस सिंपल क्यूबिक सेल की बात करूं, तो सिंपल क्यूबिक सेल में क्या होते हैं, 4 एटम एक फेस में कितने होंगे। अगर मैं आगे वाले फेस की बात करूं तो यहाँ पर 4 एटम है, देखो 1 2 3 4। तो 4 एटम से दूर दूर नहीं होंगे, ये क्या होंगे, क्लोजली पैक होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कल भी बनाया था, पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। इस तरीके से ये 4 एटम यहाँ पर क्या होंगे, क्लोजली पैक होंगे। और मेक श्योर कि जो एटम हो क्या हो, लगभग तो बराबर हुई हो। ठीक है, इस तरीके से, फिर इस तरीके से। ओके, अब देखो ये क्या है, क्लोजली पैक है। अगर मैं इसको इस तरीके से मिला दूं तो ये जो मेरे पास बना, ये मेरे पास जो स्क्वायर बन के आया यहाँ पर, ये स्क्वायर क्या है, ये वाला फेस है इस यूनिट सेल का, या फिर इस सिंपल क्यूबिक सेल का ये वाला फेस है, सबसे सामने वाला फेस बना रखा है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, जो एटम है वो क्या है, क्लोजली पैक है। नाउ अगर मैं इसकी बात करूं, FCC की बात करूं, तो यहाँ पर भी क्या होंगे, एटम क्लोजली पैक होंगे। अगर मैं इस फेस की बात करूं, जो कहाँ है, जो सबसे आगे की ओर है, तो आगे की ओर में ये क्या है मेरे पास, सेंटर वाला फेस, सेंटर वाला है, और ये क्या है, 4 कॉर्नर है। तो इसको मैं कैसे बना सकता हूँ, देखो ये वाला कौन सा हो गया मेरे पास, सेंटर वाला, और यहाँ पर ये क्या बना दिया मैंने, ऊपर वाले कोने वाला। ये कौन सा हो गया, नीचे कोने वाला, ये राइट हैंड साइड कोने वाला, और ये वाला कौन सा हो गया मेरे पास यहाँ पर, लेफ्ट हैंड के कोने वाला। ठीक है, तो उस तरीके से मैं यहाँ पर एक
क्या बना सकता हूँ, एक स्क्वायर बना दिया, और ये कौन सा होगा, देखो ये कौन सा वाला एटम है, फेस सेंटर वाला। तो यहां पर भी क्या है, एटम क्या है, क्लोजली पैक है। तो एक्चुअल सिचुएशन इस टाइप की होती है। सिमिलरली क्या होगी, बॉडी सेंटर में भी होगा। नाउ अब हमने क्या बोला कि जो एटम होते हैं किसी यूनिट सेल में वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं। लेकिन फिर भी क्लोजली पैक होने के बावजूद भी यहां पर कुछ स्पेस क्या रह जा रहा है, खाली रह जा रहा है। देखो यहां पर कुछ स्पेस खाली रह जा रहा है, यहां भी कुछ स्पेस क्या रह जा रहा है, खाली रह जा रहा है। ठीक है, तो किसी भी यूनिट सेल में एटम कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे और कितना स्पेस अनऑक्यूपाइड रहेगा, ये कौन बताता है हमको, ये टर्म बताता है। यानी कौन बताता है, पैकिंग फ्रैक्शन बताता है। तो पैकिंग फ्रैक्शन का काम क्या है, अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे तो उस पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करने का मतलब क्या हुआ, हम ये जानना चाह रहे हैं कि किसी भी यूनिट सेल के अंदर जो एटम है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहे हैं और कितना स्पेस क्या है, अनऑक्यूपाइड है। तो यहां पर लिखिए, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एनी यूनिट सेल टेल अस कि इन एनी यूनिट सेल हाउ मच स्पेस इज ऑक्यूपाइड एंड हाउ मच स्पेस इज अनऑक्यूपाइड। यानी जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो हमें क्या बताता है कि किसी भी यूनिट सेल के अंदर कितना स्पेस एटम ने ऑक्यूपाइड किया है और कितना स्पेस क्या है, खाली है। यहाँ पे बोल सकते हैं कितना स्पेस अनऑक्यूपाइड है ना। जो पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, वो एक सिंपल एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, और किसी भी एक यूनिट सेल के लिए जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है उसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। फॉर एनी यूनिट सेल, फॉर एनी यूनिट सेल packing fraction is defined as, packing fraction simply written as PF, P for packing, F for fraction. Packing fraction is defined as कैसे डिफाइन करेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन PF is equal to number of atom per unit cell। लिखिए number of atom per unit cell, number of atom per unit cell multiply by volume of an atom, multiply by volume of an atom and divided by volume of unit cell, divided by volume of यूनिट सेल। इस तरीके से क्या करते हैं, हम किसी भी यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन को डिफाइन करते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, बोल सकते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जो हमें यह बताती है कि पैकिंग फ्रैक्शन की जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू हमें बताएगी कि किसी भी यूनिट सेल में कितना स्पेस खाली है और कितना स्पेस भरा हुआ है। ओके ना, अब इसको हम यहाँ पे इनके टर्म में या फिर इनके सिंबल के टर्म में भी लिख सकते हैं। अगर मैं अज्यूम करूँ कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने हैं, n है, जो मेरे पास n है वो क्या है, मेरे पास नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल। और मैं अज्यूम करूं कि जो मेरे पास वॉल्यूम है, देखो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम ओके एटम का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, अगर मुझे एटम कैसा होता है, एक्चुअल में स्फेरिकल होता है। अगर एटम की जो रेडियस पता चल जाए, एटम की रेडियस का मतलब क्या हुआ, ये पता चल जाए यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, अगर ये r है तो r के लिए फॉर्मूला पता पड़ा था हमने कल। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने r और यहाँ पर डायमेंशन के बीच या फिर इस लेंथ ऑफ एच के भी रिलेशन निकाला था। अगर ये r पता है तो मैं यहाँ पर क्या निकाल सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ एटम निकाल सकता हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ एटम क्या हो जाएगा यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ एटम इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, स्फेयर। स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 4/3 पाई आर क्यूब होता है, आर क्यूब। हियर जो आर है वो क्या है मेरे पास, जो आर है वो क्या है, एटॉमिक रेडियस है। जो आर है वो क्या है मेरे पास, एटॉमिक रेडियस है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या निकाल दूंगा, वॉल्यूम ऑफ एटम निकाल दूंगा। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा मेरे पास, v हो जाएगा। एंड दिस v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, बताइए, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, लेट अस से दिस इज कैपिटल v एंड दिस कैपिटल v इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास यहाँ पर, लेंथ का क्यूब। ठीक है, जैसे क्योंकि यूनिट सेल क्या है मेरे पास, क्यूबिक होती है, और क्यूबिक किसी क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, उसके एक साइड का क्यूब। तो इसकी एक साइड अगर अज्यूम करो कि यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो कितनी है मेरे पास, a है, और ये भी कितनी होगी, फिर a होगी, और ये भी कितनी होगी मेरे पास, a होगी। तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा मेरे पास, a की पावर 3 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को हम मॉडिफाई कर देंगे, तो यहाँ से पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, इधर मिटा देते हैं तो इसमें फॉर्मूला निकल के आ गया, पैकिंग फ्रैक्शन फॉर एनी यूनिट सेल पी एफ इज इक्वल टू कितना है मेरे पास,
पी एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल n हो गए एंड मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ एटम 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। आर क्या है यहाँ पर एटॉमिक रेडियस है, डिवाइड में कितना आ गया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यानी वी कर लो, और यूनिट सेल के अकॉर्डिंग वो वॉल्यूम क्या होता रहेगा चेंज होता रहेगा। अगर मेरे पास क्या है एक क्यूबिक यूनिट सेल है तो उसके लिए क्या हो जाएगा मेरे पास ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? ओके ओके, ये तो क्या हो गया मेरे पास फॉर्मूला फॉर पैकिंग फ्रैक्शन हो गया। नाउ समझते हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन की हेल्प से हम कैसे पता करेंगे कि किसी भी यूनिट सेल के अंदर जो ऑक्यूपाइड स्पेस है वो कम है या ज़्यादा है, या बोल सकते हैं जो अनऑक्यूपाइड स्पेस है वो कम है या ज़्यादा है। देखो बड़ी अच्छी बात है, सुनने वाली बात है कि अगर किसी यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू कम होगी, देखो ध्यान सुनना, अगर किसी भी यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू कम होगी, पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू कम होने का मतलब क्या हुआ, जो एटम होंगे वो क्या होंगे लेस पैक्ड होंगे, यानी बहुत क्लोजली पैक्ड नहीं होंगे, यानी उसके अंदर जो अनऑक्यूपाइड स्पेस होगा वो क्या होगा ज़्यादा होगा। उसी तरीके से अगर किसी भी यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा है, पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि उस यूनिट सेल के जो एटम है वो क्या है ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं, यानी उसके अंदर जो हमारे पास फ्री स्पेस बोल सकता हूँ या अनऑक्यूपाइड स्पेस होगा वो क्या होगा कम होगा। तो इस तरीके से पैकिंग फ्रैक्शन को बताएगी किसी भी यूनिट सेल के अंदर जो हमारे पास अनऑक्यूपाइड स्पेस ज़्यादा है या फिर कम है। ना यहाँ पर हमको 3 यूनिट सेल दे रखे हैं, एक एससी है, एक एफसीसी है और एक बीसीसी है। बताओ इनमें से सबसे ज़्यादा अनऑक्यूपाइड स्पेस किसमें होगा? जिसमें सबसे ज़्यादा अनऑक्यूपाइड स्पेस होगा उसके लिए पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी कम होगी। ठीक है, और जिसमें अनऑक्यूपाइड स्पेस सबसे कम होगा उसके लिए पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी सबसे ज़्यादा होगी। ध्यान सुनना, तो अब बताओ इनमें से किस यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी? सबसे ज़्यादा किसके लिए होगी? जिनमें अनऑक्यूपाइड स्पेस क्या होगा सबसे कम होगा। तो किस में होगा बताओ? बड़ा सिंपल सा हुआ कि जिसमें एटम सबसे कम होंगे उसमें अनऑक्यूपाइड स्पेस क्या होगा सबसे ज़्यादा होगा, यानी उसके लिए पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू सबसे कम होगी। और जिसमें नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा होंगे वहाँ पर अनऑक्यूपाइड स्पेस क्या होगा कम होगा और उसके लिए पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर इसके लिए इस एफसीसी के लिए जो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी ज़्यादा होगी, यानी इसका नंबर 1 आएगा। फिर उसके बाद इसके होगा बीसीसी के लिए, इसके लिए नंबर 2 आएगा और इसके लिए कितना आएगा नंबर 3 आएगा। अगर मैं ये बोलूँ कि पैकिंग फ्रैक्शन फॉर ये क्या है मेरे पास सिंपल क्यूबिक, अगर इसके लिए क्या बोलूँ मैं पैकिंग फ्रैक्शन फॉर एफसीसी, और इसे क्या बोलूँ मैं यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन फॉर क्या आ जाएगा ये पैकिंग फ्रैक्शन फॉर बीसीसी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसके लिए होगी पैकिंग फ्रैक्शन? इसके लिए होगी, क्योंकि यहाँ पर जो एटम होंगे वो क्या होंगे ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे, यानी अनऑक्यूपाइड स्पेस क्या होगा कम होगा। इसका मतलब यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन यानी पैकिंग फ्रैक्शन फॉर एफसीसी क्या होगा सबसे ज़्यादा होगा। फिर किसका आएगा बॉडी सेंटर का, यानी पैकिंग फ्रैक्शन फॉर बॉडी सेंटर। सब उसके बाद क्या होगा पैकिंग फ्रैक्शन फॉर बीसीसी, और सबसे कम पैकिंग फ्रैक्शन किसके लिए होगा मेरे पास यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन फॉर क्या हमारे पास सिंपल क्यूबिक के लिए। ठीक है ना, अब कैलकुलेट कर लेते हैं कि एफसीसी के लिए कितना होगा, बीसीसी कितना होगा और सिंपल क्यूबिक के लिए कितना होगा। हेडिंग डालिए, सबसे पहले किसकी बात करते हैं यहाँ पर सिंपल क्यूबिक की बात करते हैं। हेड डालिए पैकिंग फ्रैक्शन फॉर सिंपल क्यूबिक, पैकिंग फ्रैक्शन फॉर सिंपल क्यूबिक। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक जो यूनिट सेल होती है उसके लिए पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी? सिंस वी नो जो हमारे पास सिंपल क्यूबिक होता है उसमें क्या होते हैं 8 कॉर्नर होते हैं और हर कॉर्नर में क्या होता है एक एटम होता है। मैं सबसे पहला वाला फेज बना रहा हूं, तो यहाँ पर मेरे पास एक एटम कुछ इस तरीके से होगा और दूसरा एटम कुछ इस तरीके से होगा, तीसरा एटम कुछ तरीके से होगा, चौथा एटम कुछ इस तरीके से होगा। ओके, मैं जूम कर रहा हूं कि यहाँ पर जो एटम है उसकी जो एटॉमिक रेडियस कितनी है r है, और जो यूनिट सेल है इसका जो डायमेंशन है या बोल सकते हैं लेंथ ऑफ एज है वो कितना है मेरे पास a है। अगर मैं इसे क्या निकालूं पैकिंग फ्रैक्शन निकालूं, सिंस वी नो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ एटम यानी 4/3 पाई आर क्यूब एंड डिवाइड में कितना आता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर ये यूनिट सेल यानी वी आ जाएगा। सिंस वी नो जो हमारे पास आर है ये क्या है मेरे पास सिंपल क्यूबिक है। अब हमने पिछले लेक्चर में यहाँ पर आर और ए की भी रिलेशन पढ़ा था। सिंस वी नो फॉर सिंपल क्यूबिक सेल आर इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास a/2 होता है। सिंस वी नो फॉर सिंपल क्यूबिक सेल आर इज इक्वल टू a/2, और यहाँ पर v वॉल्यूम यूनिट सेल कितना आ जाएगा, ये क्या है मेरे पास एक क्यूब है तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा a⁻³ आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ से उठाकर कहाँ पुट कर दो, इधर पुट कर दो, क्या निकल के आएगा मेरे पास यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन फॉर सिंपल क्यूबिक कितना आ जाएगा, दिस विल बी नंबर ऑफ एटम
कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होता है यहाँ पर, सिंस वी नो n इज इक्वल टू कितना होता है, देखो कितने कॉर्नर हुए, 8 कॉर्नर हुए, और कॉर्नर में जो हर एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहता है, 1/8 रहता है। तो एक एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, तो 8 कॉर्नर पर 8 एटम है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, सबका कंबाइंड कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 8 × 1/8 यानी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमने पिछले वाले लेक्चर में क्या कर रखा है, डिस्कस कर रखा है कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल तो कितना होता है फॉर सिंपल क्यूबिक, कितना आता है ये 1 आता है। तो पैकिंग फ्रैक्शन n की जो कितना आ जाएगा मेरे पास 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई r क्यूब, r क्यूब की जगह r की जगह कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर a/2 आ जाएगा, तो कितना आ गया a/2 की पावर 3 आ गया, एंड डिवाइड में कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर a की पावर 3 आ गया। नाउ अब क्या कर देंगे, देखो थोड़ा सा इसको ओपन कर दो, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर a की पावर 3 डिवाइड में कितना आ गया 2 की पावर 3, तो यहाँ से मेरे पास पैकिंग फ्रैक्शन pf इज इक्वल टू ये 4/3 पाई r क्यूब यानी a की पावर 3 डिवाइड में कितना आ गया ये 2 की पावर 3, और नीचे कितना आ गया यहाँ पे मेरे पास ये a की पावर 3 है। देखो इस a की पावर 3 से ये a की पावर 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर, 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर से a का स्क्वायर कैंसिल होगा, तो सिर्फ 2 बचा इधर पर। ओके, तो यहाँ से मेरे पास पैकिंग फ्रैक्शन pf इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, पाई डिवाइडेड बाई 3 × 2, और 3 × 2 कितना हो गया मेरे पास 6, तो कितना आ गया पैकिंग फ्रैक्शन फॉर सिंपल क्यूबिक कितना आ गया π/6 आ गया। अगर पाई की वैल्यू कितनी होती है, सिंस वी नो पाई इज इक्वल टू 22/7 या 3.14, तो 22/7 वैल्यू यहाँ पुट करो, तो यहाँ से पैकिंग फ्रैक्शन pf इज इक्वल टू कितना आया यहाँ पर 22/7 मल्टीप्लाई बाई 6। इसे कैलकुलेट कर लोगे आप, बहुत ही आसान है कैलकुलेट करना, ठीक है। कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा वो कितना आता है मेरे पास 0.52। ये क्या निकल के आ गया, पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू निकल के आ गई। ये क्या निकला, पैकिंग फ्रैक्शन निकला। अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन निकाल, तो क्या कर दूंगा 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना निकल के आ जाएगा मेरे पास है 52% निकल के आ जाएगा। यानी किसी भी सिंपल क्यूबिक के लिए जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है कितना होता है 52% होता है अबाउट। अगर 52% है, ये कहने का मतलब क्या है कि किसी भी सिंपल क्यूबिक सेल में जो 52% स्पेस होता है वो क्या रहता है, ऑक्यूपाइड रहता है। यानी इतना स्पेस क्या हुआ, ऑक्यूपाइड हुआ। तो अनऑक्यूपाइड कितना हो जाएगा 100 - 52 यानी कितना 48% क्या रहेगा, अनऑक्यूपाइड रहेगा। यानी इसके अंदर जो 48% स्पेस होगा वो क्या होगा, एम्प्टी होगा, यानी वहां पर कोई भी एटम नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर दिया हमने, किसके लिए, सिंपल क्यूबिक सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन निकाला। कितना निकला 52% निकला। ये क्या दिखाना चाह रहा है 52%, कि इस सिंपल क्यूबिक सेल में जो एटम होंगे वो सिर्फ 52% स्पेस में ऑक्यूपाइड होंगे, और जो रिमेनिंग 48% होगा, कितना रिमेनिंग कितना 48%, रिमेनिंग कितना बचा 48%, ये क्या होगा मेरे पास अनऑक्यूपाइड होगा। क्या होगा मेरे पास ये अनऑक्यूपाइड। ओके, और ऑक्यूपाइड कितना होगा 52%। ठीक है, ये किसके लिए हो गया मेरे पास, सिंपल क्यूबिक के लिए। नाउ अब डालो किसके लिए, फॉर फेज सेंटर यूनिट सेल। किसके डालो, फॉर फेज सेंटर यूनिट सेल, यानी किसके लिए, एफसीसी के लिए। किसके लिए, फॉर एफसीसी। देखो इसके लिए बड़ा आसान है निकालना। ओके, एफसीसी में क्या होता है हमारे पास, एक हर फेस में होता है इस तरीके से, और 8 कहाँ होते हैं इस तरीके से। ओके, एक अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा अजीब सा हो रहा है। ओके, कुछ टाइप का होता है हमारे पास। ये क्या है मेरे पास, एक क्यूबिक सेल है, और इसके हर कॉर्नर में क्या होगा, एक एटम होगा, और हर फेस में भी क्या होगा, एक एटम होगा। इस तरीके से हर कॉर्नर पे एक एटम एक एटम एक एटम, इधर इधर इधर, और हर फेस में भी क्या होगा, एक एटम। अब सबसे बाहर वाले फेस में ये हो गया कहाँ, सबसे बाहर वाले फेस में, और ये हो गया कहाँ, सबसे अंदर वाले फेस के सेंटर पे। ये हो गया राइट वाले के, ये लेफ्ट वाले के, ये टॉप वाले के, और ये सबसे नीचे वाले के। ठीक है, नाउ हम जानते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होगा। यहाँ पर हम जानते हैं n इक्वल टू कितना होगा इसके लिए, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। देखो जो मेरे पास किनारों पे है उनका तो कितना होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन 1 हो गया, फिर प्लस देखो जो यहाँ पर कहाँ होते हैं, फेस पर होते हैं, उसका एक एटम में कितना होता है 1/2 होता है। तो 6 फेस है, तो 6 फेस से कितना हो जाएगा मेरे पास 6 × 1/2, तो इससे ये कैंसिल 3 बार, तो कितना हो गया मेरे पास यहाँ पर 4। एंड नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना आ गया मेरे पास 4 आ गया। नाउ हमने पिछले लेक्चर में r इक्वल टू पढ़ा था। अगर r क्या है, एटॉमिक रेडियस है, अगर इस एटम की रेडियस r है तो r और इस लेंथ ऑफ h के बीच रिलेशन पढ़ा था। r और a के बीच एक रिलेशन पढ़ा था। क्या रिलेशन था बताइए, क्या रिलेशन था। ओके, अच्छे बच्चे जानते हैं क्या रिलेशन था, बताइए। r इज इक्वल टू क्या था हमारे पास 1/2 √2 इंटू कितना था यहाँ पर a था। ठीक है, ये रिलेशन था किसके बीच, इस एटॉमिक रेडियस और लेंथ ऑफ एज ऑफ यूनिट सेल के बीच। किसके केस में, एफसीसी के केस में। ओके, और क्या बचा यहाँ पर फिर हमारे पास
वॉल्यूम, और वॉल्यूम वी की जो कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर सिंपल ए की पावर 3 आ जाएगा। ए क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ एज ऑफ यूनिट सेल है। ना इन वैल्यू को उठाओ, कहाँ पुट करो, इस पैकिंग फ्रैक्शन वाले फॉर्मूले में पुट करो। देखो कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, पैकिंग फ्रैक्शन पी एफ इज इक्वल टू एन, एन की जो कितना है मेरे पास इधर 4 है, एंड मल्टीप्लाई में कितना आ गया ये 4/3 पाई आर क्यूब, आर की जो कितना है ये पूरा टर्म है, तो कितना आ जाएगा देखो ये ए अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ कितना आया 2 आया, की पावर कितना आ गया ये 3, एंड डिवाइड में कितना आ गया देखो ए क्यूब, कितना आ जाएगा इधर पर ए की पावर 3 आ गया। देखो उसको ओपन कर दो आप, तो कितना हो जाएगा देखो 4 × 4 आ जाएगा, ये 4 × 4, मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि कुछ टर्म कटेंगे तो आसान रहेगा, मल्टीप्लाई में पाई, तो कितना आ गया यहाँ पर ए की पावर 3 आ गया, और ये कितना आ गया यहाँ पर 2 की पावर 3, कितना आया 2 की पावर 3, मल्टीप्लाई में ये कितना आ गया 2 की पावर 1/2 तो ये है, और मल्टीप्लाई में 3 कितना हो गया ये 3/2 हो गया, और नीचे कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर ए की पावर 3 है। देखो ए की पावर 3 से यहाँ पर अगेन ए की पावर 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और इस 4 से ये वाला 3 कैंसिल हो गया, सिर्फ कितना बचा इधर पर 2 बचा। अब देखो, अब एक काम करो, ये क्या है ऊपर यहाँ पर, ओके, इसको क्या लिखता हूँ 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, इसको नीचे ले आओ, कितना हो जाएगा देखो ये 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1, सॉरी 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 2, यानी कितना आ गया 2 की पावर -1 आ गया। तो ऊपर कितना बच गया मेरे पास यहाँ पर पाई बचा, और मल्टीप्लाई में ये 3 बचा, और ये कितना आ गया मेरे पास 2 की पावर -1, और ये कितना आ गया मेरे पास 2 की पावर 3/2 आ गया, कितना आया 2 की पावर 3/2। ओके, अगर यहाँ से क्या करोगे 3/2 -1 करो तो कितना आ जाएगा देखो 2, यानी कितना आ गया यहाँ पर 1/2 आ गया, कितना आ गया 1/2 आ गया, यानी कितना बचा ऊपर अंडर रूट ऑफ 2 बच गया, तो पाई अपॉन 3 अंडर रूट ऑफ 2 बच गया, कितना आ गया यहाँ पर, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करोगे कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 2 आएगा, तो पाई अपॉन 3 अंडर रूट ऑफ 2 आया। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आता है अबाउट कितना 0.74 आता है, शायद कितना आता है 0.74। ओके, कितना आ गया ये 0.74 आ गया, तो यहाँ से पी एफ इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास ये 0.74 आ गया। ठीक है, ये तो किसमें ना फ्रैक्शन में निकला, अगर इसको किसमें निकाल सकते हो आप, परसेंटेज में निकाल सकते हो। अगर ऐसे क्या निकालूं मैं, परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन निकाल दो, कितना आ जाएगा मेरे पास ये परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर कितना आ जाएगा ये 74% आ जाएगा। ठीक है, आपको याद भी होना चाहिए कि इन केस ऑफ एफसीसी जो हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन होता है कितना होता है 74% होता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि इन एफसीसी जो 74% ऑफ स्पेस होता है वो क्या रहता है, ऑक्यूपाइड रहता है, और जो रिमेनिंग कितना रिमेनिंग बचा बताइए 26%, जो 26% रहता है, जो रिमेनिंग बचा हुआ वो क्या रहता है अनऑक्यूपाइड रहता है, और 74% क्या रहता है हमारे पास ऑक्यूपाइड रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर दिया हमने एफसीसी के लिए पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड कर दिया। आप देख सकते हैं जो हमारे पास एफसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन है वो किससे ज्यादा है हमारे पास, देखो सिंपल क्यूबिक से ज़्यादा है। सिंपल क्यूबिक के लिए कहाँ निकला है, ये निकला है, इसका कितना है 52%, और ये कितना है मेरे पास 74%। आंसर बहुत ही सिंपल, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम क्या है कम है। ठीक है, तो इस तरीके से किसके लिए कर देंगे एफसीसी के लिए, और हिंट डालो किसके लिए आप बीसीसी के लिए। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन फॉर बीसीसी, इसे मिटा, इसको नोट कर लो, फिर मैं इसे मिटाता हूँ। हिंट डालना पैकिंग फ्रैक्शन फॉर बीसीसी। तीसरा है हमारे पास क्या पैकिंग फ्रैक्शन या पीएफ फॉर बीसीसी। बीसीसी के लिए पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, अगेन बीसीसी क्या होता है हमारे पास, कोई इस तरह का क्यूबिक सेल होता है जिसमें एक 8 कोने पे तो 8 एटम होते हैं, साथ ही साथ एक एटम कहाँ होता है बॉडी सेंटर पे होता है, तो 8 कोने हैं तो यहाँ 8 एटम तो है ही हैं, और एक एटम कहाँ होता है बॉडी सेंटर पे होता है इधर कहीं। ठीक है, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होता है, इसका तो कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 1 हुआ, और इन 8 का मिलकर कंट्रीब्यूशन अगेन कितना हुआ 1 हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना आ जाता है यहाँ पर 2 आ जाता है। हमने पिछले लेक्चर में इसको डिस्कस कर रखा है। और यहाँ पर जो एटॉमिक रेडियस है r और इसके बीच यानी जो डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल है उसके बीच क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, दिस r इज इक्वल टू बताइए कितना होता है √3/4 इंटू ए होता है, कितना होता है √3/4 इंटू ए आता है। ठीक है, नाउ अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा, अगेन v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर a की पावर 3 हो जाएगा। नाउ फ्रॉम फॉर्मूला तो पैकिंग फ्रैक्शन फॉर बीसीसी पीएफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पुट करो n की जो कितना आ जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई कितना आ गया ये 4/3 पाई आर क्यूब, आर की जो कितना है मेरे पास यहाँ पर अगेन √3/4 एंड मल्टीप्लाई में कितना है a की पावर 3 एंड डिवाइड में कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर a की पावर 3 आ गया। ठीक है, सॉल्व कर दो उसको, 2 इंटू कितना आ गया ये 4 डिवाइड में कितना आ गया यहाँ पर 3 एंड मल्टीप्लाई में कितना इधर पाई है, और ये कितना है मेरे पास 3 की पावर कितना हो जाएगा ये 3/2 हो जाएगा, एंड मल्टीप्लाई में a की पावर कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, और डिवाइड में कितना आ गया देखो यहाँ पर 4 की पावर 3 आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई।
कितना आया 4 की पावर 3 √3/4 ओके। और नीचे कितना आ जाएगा यहाँ पर a की पावर 3 आ जाएगा। देखो इस a की पावर 3 से ये a की पावर 3 क्या हो गया मेरा कैंसिल आउट हो गया। तो कितना आया देखो इस 4 से ये कैंसिल हुआ कितनी बार 2 बार, तो ये कितना 4 चौको 16 हो गया ये, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचा यहाँ पर 16 बचा, 4 चौको 16, फिर 2 से ये 8 बार कैंसिल होगा, 4 दूना 8 दूना कितना हो गया 16 हो गया। तो कितना बचा है 8 बचा, यहाँ कितना बचा 3 बचा। अब इस 3 को कहाँ ले जाओ ऊपर ले जाओ, ठीक है। यहाँ पे इस 3 की पावर 3/2 को नीचे ले आओ तो कितना हो जाएगा देखो ये पाई इंटू कितना आया 3 की पावर -3/2 इंटू कितना हुआ 3 हुआ, और मल्टीप्लाई में कितना आ गया यहाँ पर 8 आ गया ओके। और कुछ टर्म बचा नहीं बचा, तो कितना का देखो सॉल्व करके इसको पाई इंटू ये कितना आया √3 आ गया सॉल्व करने के बाद इसको कितना आया ये √3 आया, और √3 कहाँ आएगा ऊपर आएगा, क्यों क्या आएगा माइनस का 3 की पावर -1/2 आएगा ना, 3 की पावर -1/2 एंड मल्टीप्लाई में कितना आएगा ये 8 आएगा। ये 3 की पावर -1/2 को ऊपर ले जाओ कितना बचेगा ये √3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ओके। सीधे ऊपर लिख देता हूँ मैं यहाँ मिटा के, यहाँ पर कितना आया ये 8 आया, और ऊपर कितना आ जाएगा मेरे पास है √3 आ जाएगा। देखो सॉल्व करोगे ये अबाउट आंसर आएगा कितना 0.68। ये क्या निकल गया मेरे पास पैकिंग फ्रैक्शन फॉर BCC निकल गया, ठीक है। तो इन परसेंटेज निकालोगे तो परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 68% आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ इन BCC यानी कि बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल जो 68% होता है वो क्या रहता है मेरे पास ऑक्यूपाइड रहता है, और जो रिमेनिंग कितना है मेरे पास 32% होता है वो क्या रहता है मेरे पास अनऑक्यूपाइड रहता है। और ऑक्यूपाइड कौन करेंगे एटम करेंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया FCC फॉर सिंपल क्यूबिक, फिर फेस सेंटर, और फिर किसके लिए BCC के लिए देखा। देखो सबसे ज्यादा किसमें है इस FCC में, फिर किसमें है BCC में, सबसे कम किसका है इस फेस है सॉरी कितना है सिंपल क्यूबिक का है, सबसे ज्यादा किसका है FCC का, और बीच में किसका है मेरे पास यहाँ पे BCC का है ओके। इतनी बात क्लियर। और यही हमने फर्स्ट में भी जब थ्योरेटिकली देखा था एज पर नंबर ऑफ एटम, वहां से उनको वही देखने को मिला था कि जो हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन फॉर फेस सेंटर है वो सबसे ज्यादा है, और उसके बाद फिर किसका है हमारे पास बॉडी सेंटर का है, फिर किसका है हमारे पास सिंपल क्यूबिक का है ओके। इतनी बात क्लियर हुई। तो ये तो क्या हो गया हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन हो गया। और पैकिंग फ्रैक्शन क्या बताता है अगर कोई पूछे, वो बताता है किसी भी यूनिट सेल में जो एटम है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाइड किए हुए हैं और कितना स्पेस क्या है अनऑक्यूपाइड है, ठीक है ना। अब हेडिंग डालिए किसके बाद तो हमारा लास्ट हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास क्या कोऑर्डिनेशन नंबर। हेडिंग डालिए कोऑर्डिनेशन नंबर ओके। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है हमारे पास अब कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो बड़ा सिंपल है समझना, किसी भी यूनिट सेल में अगर हमारे पास कोई एक एटम है उस एटम के आस पड़ोस में कितने एटम हैं या फिर कितने नंबर ऑफ एटम है उसी को हम क्या बोलते हैं उस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, ठीक है। किसी भी यूनिट सेल में वो FCC हो सकता है, वो सिंपल क्यूबिक हो सकता है, वो BCC हो सकता है। तो किसी भी यूनिट सेल में किसी एटम के आस पड़ोस में या उसके नजदीक में या उसके नेबरहुड में कितने एटम है और जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उसी नंबर को हम क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो डेफिनेशन यहां पर लिख दी हमने, क्या बोला हमने द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेवियर एटम दैट एन एटम हैव इन यूनिट सेल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बड़ा ही सिंपल हुआ समझना कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, किसी यूनिट सेल में किसी एटम के आस पड़ोस में या फिर नेबरहुड में कितने एटम है, कितने नंबर ऑफ एटम है, उसी नंबर को हम क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं किसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर सिंपल क्यूबिक, यानी सिंपल क्यूबिक में जो एटम होते हैं उसके आस पड़ोस में कितने नंबर ऑफ एटम हो सकते हैं। तो देखो सिंपल क्यूबिक सेल कैसा होता है हमारे पास कुछ इस तरीके का होता है। अगर हम सिंपल क्यूबिक सेल बनाएं तो ये क्या है मेरे पास एक सिंपल क्यूबिक सेल है ओके ना। अब इस एटम को देखो, किस एटम को, जो हमने कहाँ रखा हुआ है इस कोने पर रखा, इस कॉर्नर पर रखा हुआ या फिर इस कॉर्नर पर रखा हुआ, यानी हर कॉर्नर पर क्या होता है एक एक एटम होता है ना। तो हर 8 कॉर्नर होते हैं, तो एक कॉर्नर को देखो, किस कॉर्नर को देखो, इस कॉर्नर को देखो, ये कॉर्नर कितने एटम से घिरा होगा बता सकते हो आप। या फिर ये जो एटम है ये कितने एटम से घिरा होगा। देखो एक एटम तो ये है इसके सबसे नजदीक, ये इससे दूर है, इसको हम नजदीक नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि कैसे है डायगोनली है। तो उससे नजदीक ये है और इससे नजदीक ये है, और फिर कहाँ है, फिर एक ये है। अब देखो यहाँ को भी तो होगी यूनिट सेल, तो एक एटम कहाँ होगा, इधर होगा ओके, और एक एटम कहाँ होगा, ऐसे नीचे को होगा, इधर पे होगा, कहाँ पर, इधर पे होगा, और एक एटम से पीछे की ओर भी होगा इस तरीके से। तो एक एटम कहाँ होगा, इधर होगा। तो देखो तो टोटल कितने नियरेस्ट एटम हुए इसके, 1 2 3 4 5 6, यानी इसके जो नियरेस्ट नेबरहुड एटम है वो कितने हैं, 6 हैं। देखो ये भी तो इसके पड़ोस में है लेकिन ये नियरेस्ट नहीं है, ये दूर है। देखो ये कैसे हैं, सिर्फ एक इनके
एज के अलोंग है ना, जो यूनिट सेल है उसके एज के अलोंग है। ये कैसे है, अलोंग द डायगोनल है, तो डायगोनल की लेंथ जो होती है वो एज से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो उसके नज़दीक कितने हुए, ओनली 6 हुए। कौन से, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको एक्स एक्सेस बोलूँ तो ये क्या हो गया मेरे पास, पॉजिटिव एक्स एक्सेस। इसको ये क्या हो गया इधर को फिर नेगेटिव एक्स एक्सेस। ओके, ये क्या हो गया मेरे पास ऊपर को, क्या हो गया ये वाई एक्सेस, कैसा, पॉजिटिव वाई एक्सेस। और नीचे को कितना हो गया मेरे पास ये नेगेटिव वाई एक्सेस। और यहाँ को कितना हो गया, ये इधर को कितना हो गया, इस इधर की साइड को ये हो गया मेरे पास पॉजिटिव जेड एक्सेस। और ये कहाँ की ओर हो गया मेरे पास, नेगेटिव जेड एक्सेस। यानी किसी भी सिंपल क्यूबिक में, ये किसके लिए मेरे पास, फर्स्ट फॉर सिंपल क्यूबिक। फॉर सिंपल क्यूबिक में अगर हमारे पास कॉर्नर में कोई एक एटम है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो इस केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आया वो कितना आया, 6 आया। और अभी कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है कि किसी भी एटम के नियरेस्ट कितने एटम है वो क्या हुआ मेरे पास, कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ। ठीक है, तो ये तो किसके लिए हो गया मेरे पास, सिंपल क्यूबिक के लिए हो गया ना। अब दूसरा है हमारे पास, वो क्या है हमारे पास, एफसीसी है। देखो एफसीसी को समझना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन हम समझ जाएंगे। देखो कैसे करेंगे, एफसीसी में क्या होता है, ओके सबसे पहले बीसीसी के लिए समझ लेते हैं, एफसीसी के लिए फिर देखेंगे। ओके, तो बीसीसी में क्या होता है हमारे पास, 8 एटम तो कहाँ होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं, फिर कहाँ होते हैं, और एक एटम कहाँ होता है, सेंटर पे होता है कुछ तरीके से। ओके, तो ये क्या है मेरे पास, बीसीसी है। ओके, ये क्या है, क्यूबिक सेल है। यहाँ पर एक एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4, 5, 6, 7, 8। 8 तो कहाँ है, कॉर्नर पे है। और एक कहाँ होता है, इसके सेंटर पे होता है कहीं यहाँ। अब देखो किसके लिए देखेंगे हम, कोऑर्डिनेशन नंबर किसके लिए, इस सेंटर वाले के लिए। देखो अब इस सेंटर वाले के नियरेस्ट कितने एटम है, 8 एटम है। क्योंकि ये एटम जितनी दूर है इससे उतना ही दूर ये वाला एटम है, उतना ही दूर ये वाला एटम है, उतना ही दूर ये वाला एटम है, उतना ही दूर ये वाला है, उतना ही दूर ये वाला है, उतना ही दूर ये वाला है, और उतना ही दूर ये वाला है। यानी इसके नियरेस्ट कितने एटम है, 8 एटम है। तो सर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 8 हुआ। तो इस केस में यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया हमारे पास, 8 आ गया। तो ये क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर बीसीसी कितना होता है हमारे पास, 8 होता है। ठीक है, एक मिनट में दोस्त आ रहे, 2 मिनट, 2 मिनट। ओके ना, अब बात करते हैं किसकी, एफसीसी के लिए, यानी फेस सेंटर यूनिट सेल के लिए। किसकी बात करते हैं, थर्ड वाला क्या है मेरे पास, फेस सेंटर यूनिट सेल। अब फेस सेंटर में क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पास 8 एटम होते हैं वो कहाँ होते हैं, 8 कॉर्नर में होते हैं, और एक एक एटम कहाँ होता है, फेस में होता है। तो कुछ तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ क्या बना दिया, एक यूनिट सेल बनाया, और इस तरीके से, फिर इस तरीके से, ये 8 तो कहाँ है, कॉर्नर पे है इस तरीके से। ओके, ये 8 कहाँ है, कॉर्नर पे है, और 6 कहाँ होते हैं, हर फेस के सेंटर पे। ओके, इस तरीके से देखो ना। अब किसके लिए देखेंगे हम, इसके लिए देखेंगे जो कहाँ है, फेस पर है। ओके, अब इधर देखो, मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, एक फेस बना रहा हूँ या फिर एक प्लेन बना रहा हूँ, ये वाला। इसको उठाओ, इसको यहाँ से शिफ्ट करके मैंने यहाँ पर रख दिया, तो कुछ इस तरीके का आएगा। देखो ये आया, और ये कहाँ है, इसके सेंटर पे, इस फेस के सेंटर पे है, और एक एटम इधर है, एक एटम इधर, एक एटम इधर, एक एटम इधर। ये तो क्या हो गया, नियरेस्ट हो गए इसके, ये 4 क्या हो गए, नियरेस्ट हो गए। अब देखो, अब इसके लिए जो ये वाला है, कौन सा वाला, इसके सेंटर पे नियरेस्ट कौन सा होगा, या फिर बोल सकते, इसके लिए देख रहे हैं। ठीक है, ये वाला है क्योंकि हम इसको नीचे लाए। इसके लिए देखो नियरेस्ट कौन है, ये है या ये है। आंसर है ये वाला क्या है, नियरेस्ट है। किसके कंपेरिजन में, इसके कंपेरिजन में। यानी यहाँ पर जो प्लेन है, ये वाला प्लेन कौन सा, जो ऊपर हो गया, ये प्लेन ऊपर हो गया इस तरीके से, ये प्लेन भी ऐसे ऊपर हो गया। फिर अगेन यहाँ पर ये प्लेन, और यहाँ पर ये प्लेन। तो यहाँ पर कितने प्लेन बने, 4 प्लेन बने। देखो एक ये है, एक ये है, एक ये है, और ये आपकी ओर। तो यहाँ पर एक एटम इस प्लेन के सेंटर पे है, एक एटम इस प्लेन के सेंटर पे है, एक एटम इस प्लेन के सेंटर पे है, और एक प्लेन सामने वाले के सेंटर पे है। तो ये 4 भी क्या हैं, कहाँ हैं, एक प्लेन में है, जो क्या है, इस वाले के क्या हैं, नियरेस्ट हैं। सिमिलरली 4 प्लेन कहाँ की ओर होंगे, नीचे की ओर होंगे इस तरीके से। एक प्लेन, 2 प्लेन, एक प्लेन, 2 प्लेन, 3, और ये सामने वाला 4। देखो एक पीछे वाला, ये वाला, और एक सामने वाला। तो एक एटम इधर, एक एटम इधर, एक एटम इधर, और एक एटम है सामने वाले में। तो यहाँ पर भी क्या बना, इस तरीके से ये प्लेन बना। देखो ये क्या है, इसके आप कितने नियरेस्ट हैं, 4 ऊपर, 4 नीचे, और 4 इधर। तो कितने हो गए टोटल, यहाँ पर 12 हो गए। तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 12 हो गया। तो इसके लिए CN कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया हमारे पास, 12 हो गया। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या किया, सबसे पहले सिंपल क्यूबिक के लिए कितना निकला, 6 निकला। फिर उसके बाद हमारे पास किसके लिए, BCC के लिए, बॉडी सेंटर के लिए 8 निकला। और फिर हमारे पास फेस सेंटर के लिए यानी FCC के लिए कितना निकल गया, 12 निकल गया। तो आपको याद होना चाहिए कि FCC के लिए कितना होता है, BCC के लिए कितना होता है, और सिंपल क्यूबिक के लिए कितना होता है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। ठीक है, तो हमने क्या क्या डिस्कस किया आज, हमने सबसे पहले पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हमने
जो डिफरेंट सेल हैं BCC, FCC और SCC के लिए पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है वो डिफाइन किया, और अंत में हमने कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।